नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। किसे मिलेगा जनादेश, किसका होगा मंगल? ऐसे सवालों का जवाब कुछ ही घंटों बाद सामने आ जाएगा। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी और जनता का फैसला सामने आएगा। ऐसे में उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ गई है। उनके लिए आज की रात कयामत की रात बन गई है। वोटों की काउंटिंग का काउंटडाउन। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कन। मंगलवार को किसका होगा मंगल? क्या देश में फिर चला मोदी का मैजिक, या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जनता ने प्यार बरसाया? सब कुछ अगले कुछ घंटे में तय हो जाएगा। 7 फेजों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। उम्मीदवारों के लिए आज कयामत की रात है। सुबह जब ईवीएम खुलेगा तो जनता का फैसला सामने आएगा। लेकिन जनता का फैसला आने से पहले ही तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और काउंटिंग को लेकर रणनीति बनाई गई। सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे। कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। तमाम एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी 2019 का परिणाम दोहराने का अनुमान है। टाइम्स नाउ, न्यूज 24, टुडेज, चाणक्य और रिपब्लिक मैट्रिज में एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में एनडीए को नुकसान होने की आशंका जताई है। झारखंड में बीजेपी को 8 से 10 सीटों का अनुमान बताया है, जबकि आजसू अपनी सीट बचाने में सफल हो सकती है। लेकिन इंडी गठबंधन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहा है। जेएमएम ने दावा किया है कि झारखंड में गठबंधन 8 से 10 सीटें जीतेगा। न्यूनतम 8 और अधिकतम 10 जगहों पर हम बहुत अच्छी स्थिति में है जहां हम स्कोर करेंगे। उसके लिए आपके माध्यम से राज्यवासियों के प्रति, प्रबुद्ध मतदाता मंडल के प्रति अग्रिम आभार भी व्यक्त करते हैं। यहाँ के लोगों ने सोच समझ के वोटिंग की। अब एंड रिजल्ट क्या होगा वो डिफरेंट चीज़, मगर क्लोज कंटेस्ट 14 के 14 सीटों पर है। रिजल्ट अच्छा ही हम उम्मीद रख रहे हैं। को निर्देश दिया गया है कि बूथ पर वो जो काउंटिंग सेंटर होगा वहाँ पे अंतिम समय तक जमे रहना है, क्योंकि एक तरह का ये साइकोलॉजिकल स्ट्राइक किया है जो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ने, और इलॉजिकल तरीके से किया है एग्जिट पोल के माध्यम से, तो उसका करारा जवाब देना है। झारखंड की 14 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? क्या 2019 का परिणाम दोहरा पाएगी बीजेपी, या बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफल होगा इंडिया गठबंधन? किसके दावे में कितना दम है, कौन होगा पास और कौन होगा फेल, सब कुछ घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी हुई है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व का समापन होने वाला है और आखिरी दिन काउंटडाउन होने वाला है। 4 जून यानी मंगलवार के दिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। जनता ने किसे कितना आशीर्वाद दिया है यह सामने आ जाएगा।
तो 12 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। काउंटिंग अब से 12 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी और किस्मत का फैसला प्रत्याशियों का सामने आ जाएगा। जनता ने किस पर प्यार लुटाया है, क्या एनडीए गठबंधन पर, क्या एनडीए पर, सब कुछ साफ हो जाएगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज और गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मनोज का। मनोज, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्रत्याशियों की धड़कन घड़ी के कांटे के साथ आगे बढ़ रही है और धड़कनें तेज होती जा रही है। प्रत्याशियों के लिए यही रात आखिरी, यही रात भारी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां हैं, कब तक तस्वीरें साफ होने लगेंगी, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे अब जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तो बढ़ गई हैं और साथ साथ राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, सारे लोगों की धड़कनें रात भर बढ़ी रहेगी, क्योंकि अगले सुबह 7 बजे से जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि 7 बजे जो है 6 बजे सारे मतगणना करने वाले जितने कर्मी हैं वो मतगणना स्थल पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद 7 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि प्रक्रिया शुरू होगी तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होते होते लगभग 7:30 8 बज जाएगी और 8 बजे से धीरे धीरे जैसा जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान जो है वो मिलता जाएगा। इस बार पहला रुझान जो है वो पोस्टल बैलेट का उम्मीद किया जा रहा है कि वो मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन ने सीधे तौर पे चुनाव आयोग से यह मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती थी लेकिन उसे काउंट बाद में किया जाता था, लेकिन इस बार जो है कि आप उसे पहले काउंट के साथ ही पहले आप बता दें कि पोस्टल बैलेट में कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे गए। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने इनके डिमांड को, इनके मांग को अगर पूरा कर लिया तो निश्चित तौर पे ये होगा। नहीं तो जो प्रक्रिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है और उसके बाद तब ईवीएम खुलने लगता है और तब एक एक करके लगभग कयास लगाया जा रहा है कि 17 से 18 जो है कि 17 से 18 बार गिनती होगी और उसके बाद 18 टेबल पर गुजरेगा, तब जाकर ये जो प्रक्रिया होगा वो पूरा होगा। तो जो ईवीएम की गिनती की प्रक्रिया है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी और हमें लगता है कि 10 से 12 बजते बजते बहुत कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा और 1 बजते बजते तो पूरे फिल्म क्लियर हो जाएगी कि आखिर एनडीए के पक्ष में जा रहा है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि दोनों तरफ से एनडीए जहां अपने आप को आश्वस्त मान रही है कि जीत तय है, तो इंडिया गठबंधन भी ये मान रही है कि इस बार मेरी बढ़त जरूर है और हम भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज कर रहा है इंडिया गठबंधन का, हमने कई प्रत्याशियों से बात की है, तो वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कॉन्फिडेंस है। वो 100% और अपनी तैयारी भी उन लोगों ने कर ली है। जिस तरीका से तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पे इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो फुल कॉन्फिडेंस है और वो मान रहे हैं कि निश्चित 400 पार का जो नारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे। कई लोग तो ये कर रहे हैं कि 422 जाएंगे, भले ही एग्जिट पोल कुछ दिखाता हो, लेकिन इंतजार कीजिए कल 4 तारीख का। वही इंडिया गठबंधन का कहना है कि एग्जिट पोल जो है कि सीधे तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी के सोची समझी गए। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल तो एग्जिट होता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी आगे है तो कहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन आगे है। तो ये खैर राजनीतिक पार्टी का आरोप प्रत्यारोप की बात है कि क्योंकि जब वो हारने लगते हैं, कोई भी पार्टी जब हारने लगती है तो वो तरह तरह का आरोप जो है ये लोग लगाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज का रात जो है वो भारी है। आज का रात एक एक पल जो गुजर रहा है वो प्रत्याशियों के साथ साथ राजनीतिक पार्टी के उन नेताओं का, बिल्कुल आज की रात भारी है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि चाहे आप कितने भी बड़े शख्स क्यों ना हो, सब कुछ जनता के हाथ में है। जनता ने किसके भाग्य का फैसला क्या किया है कल ये साफ हो जाएगा। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं, श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए और बीजेपी के नेताओं ने और एनडीए के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया
कि हम तो मतदान के बाद से ही जश्न की तैयारी में जुट गए थे। दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, हमें एग्जैक्ट पोल पर भरोसा है जो कि 4 जून को आएगा। चलिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं, 11 घंटे बाद शुरू हो जाएगा मतगणना और मतगणना में सब कुछ साफ हो जाएगा। जो 295 का दावा कर रहे हैं उनकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी और जो 400 पार का दावा कर रहे हैं उनकी भी सच्चाई सामने आ जाएगी। श्रीकांत, निश्चित तौर से आयुष 19 अप्रैल से शुरू हुई इस चुनाव की प्रक्रिया जो कि 1 जून तक चली है, कुल 7 फेज में मतदान हुए हैं। उसके बाद अब वो दिन है 4 जून जब परिणाम निकल कर आएंगे, जिसका सभी प्रत्याशियों को तो बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन देशवासियों को भी इंतजार है कि आखिर देश की जनता ने जिसके लिए बैलेट का बटन दबाया है वो प्रत्याशी विजय होकर आते हैं या वो प्रत्याशियों की पराजय होती है। ये कल दोपहर होते होते जो धुंध है वो झुंड छट जाएगी। दावे अपने अपने होते हैं, वादों में और दावों में कई अंतर होता है, लेकिन आप इस बार अगर देखेंगे तो बहुत ही शांत माहौल था, बहुत ही साइलेंट माहौल था। लास्ट चुनाव के वोटिंग के बाद एक दिन जो बचा है उसमें दावे हुए हैं और अपने अपने ओर से दावे हुए हैं। जहां भाजपा का नारा था 400 पार का, वहीं इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा है कि 400 पार की हवा निकल जाएगी। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर देखें हैं तो जिस तरीके से सर्वे आए हैं विभिन्न सर्वे एजेंसियों के या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं, उनका कहना है कि जो पूर्व की एनडीए की सीटें थी हो सकता है कि वो सीटें बरकरार रहें, वहीं 8 से लेकर 12 तक सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आएंगी, वहीं 4 से लेकर 6 सीटें इंडिया अलायंस को भी मिल सकती हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से कल मतदान की प्रक्रिया जब शुरू होगी, मतदान कर्मियों को रिपोर्टिंग का जो टाइम है 5:30 से 6 बजे तक मतगणना सेंटर में रिपोर्ट कर देना है। 7 बजे से बैलेट की गिनती शुरू होगी, 8 बजे उसका परिणाम आ जाएगा। 8 बजे के बाद ईवीएम जो विभिन्न टेबल बनाए गए हैं, जिस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो गिरिडीह लोक सभा का इलाका है, लेकिन यहाँ पर कोडरमा लोकसभा की गिनती होगी और पूरे राज्य की सबसे हॉट सीट अगर आप लोकसभा के बाद अगर बात करें तो गांडे उपचुनाव है। सूबे के पूर्व सीएम की जो पत्नी है कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वर्तमान समय में जो चेहरा है, जो स्टार प्रचारक हैं, जिनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने झारखंड में एक उपचुनाव लड़ा और 14 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा है। उस सीट का भी परिणाम कल आना है और इसके साथ ही साथ कोडरमा और गांडे उपचुनाव का परिणाम जो परिदृश्य है वो दोपहर होते होते धुंध छट जाएगा और कुल जो हमें जानकारी है अभी तक वो 24 टेबल में गिनती होगी और ये 10 बजे के बाद जो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है 12 बजे से 1 बजे तक ये धुंध लगभग स्पष्ट होनी चाहिए कि जनादेश किसके ओर है और जनता किसे अपने सरवखों पर बैठाएगी। लेकिन यह लाजमी है कि आज की जो रात है निश्चित तौर से भारी होगी। सारे जो राजनीतिक पंडित हैं या सारे जो राजनीतिक मैथमेटिशियन हैं वो अपने हिसाब किताब में लगे होंगे। कहीं कोई अपने प्रत्याशी को किसी इलाके में घटा रहा होगा, किसी इलाके में वोट प्रतिशत बढ़ा रहा होगा। लगातार पेन मैथमेटिक्स और कॉपी कलम कैलकुलेटर का जोड़ने घटाने का सिलसिला जारी होगा कि इस विधानसभा में अगर हमारे विधायक हैं तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी आगे निकलेगी। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है तो लोग ये भी जोड़ रहे होंगे कि अगला व्यक्ति वोट कहां काटेगा, किनको माइनस में लेके जाएगा, किनको प्लस में लेके जाएगा। इन सारे दावों की जो सच्चाई है वो कल दोपहर आते आते तक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि लगातार इंडिया अलायंस के चाहे चंपई सोरेन हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस के प्रभारी हो, से झोंका गया है, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम बात कर लें तो जिला प्रशासन के बारे में तमाम उन जगहों पर जहां बूथ संवेदनशील थे वहां पर जिला प्रशासन और पुलिस बलों की तत्परता दिखी और
बहुत ही आराम से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता राजेश न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करेंगे। राजेश, देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 11 भारत शुक्रिया अदा करना चाहेगा जिला प्रशासन का और खास तौर पर चुनाव आयोग का, सुरक्षा बलों का, क्योंकि यह इतिहास में पहली बार हुआ, झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ है कि 7 चरणीय मतदान संपन्न हुआ। हालांकि झारखंड में 4 चरणों में मतदान हुए, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। यह सबसे बड़ी बात है, इतने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। न्यूज 11 भारत सुरक्षा बलों को शुक्रिया अदा करता है। और दूसरी तरफ एक आखिरी रात, एक आखिरी पारी बची है प्रशासन की ओर से। कल मतगणना होना है, ऐसे में मतगणना को लेकर पंडरा में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, दर्शकों से साझा करें। देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र की जो मतगणना है वो पंडरा क्षेत्र में होती है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जब से यहाँ मतदान हुआ है, यानी 25 मई के बाद से ही यहाँ पर स्ट्रांग रूम में तमाम ईवीएम्स हैं, वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए चुनाव आयोग ने और जिला प्रशासन ने, जो चुनाव आयोग का ही अंग माना जाता है, वो उन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। कहीं कोई, चूंकि मतगणना होगी, मतगणना के बाद रिजल्ट भी आएंगे, तो इन सब चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कहीं कोई अफरा तफरी ना फैले, विधि व्यवस्था सही तरीके से रहे। कोई जो विजयी होने वाला दल है, राजनीतिक दल, वह जुलूस भी निकालेगा और जश्न मनाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में थोड़े से विधि व्यवस्था को कहीं न कहीं बहुत टाइट करने की ज़रूरत पड़ती है और यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो प्रत्याशी जीतता है या जो हारता है, उनकी भावनाओं को की भी कदर के हो जाए या कहीं उनको कोई परेशानी नहीं हो। आम लोग भी बहुत संख्या में पहुंचते हैं और यहाँ पर जो आप देखें कि विधानसभा वार कमरा अलॉट किया गया है। चूँकि रांची लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग अलग हॉल निर्धारित है, आप कमरा कहें या हॉल कहें, और अलग टेबल लगाए गए हैं। टेबल वहाँ पर काउंटिंग होगी और काउंटिंग के लिए सभी ने तैयारी कर ली है। जो राजनीतिक दल हैं, हम आपको बीजेपी की बात बताते हैं, बीजेपी के जो काउंटिंग हॉल में जो नेता कार्यकर्ता रहेंगे, जो काउंटिंग एजेंट कहे जाते हैं, उनको बहुत कायदे से प्रशिक्षण भी दिया गया है। दिन में प्रशिक्षण भी पार्टी की ओर से दिया गया कि कैसे क्या करना है। 5:45 पर सभी को वहां पर पहुंचकर एंट्री ले लेनी है। सभी के लिए आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्राधिकार नहीं हो, यानी अथॉरिटी नहीं है, वो मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकता है। मीडिया के लिए भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से जो अपडेट्स हैं वह अवेलेबल होते जाएं। और निर्वाचन पदाधिकारी जो रिटर्निंग अफसर है राहुल सिन्हा, उन्होंने आज भी वहां जाकर सारी चीज़ों को देखा। तो आप मोटे तौर पे ये मान के चलें कि 9:30 तक ट्रेंड आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से गिनती शुरू होती है, लेकिन उससे पहले सारे एक्सरसाइज कर लिए जाते हैं और सभी दलों के जो काउंटिंग एजेंट है वहाँ पर रहते हैं। किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, सभी को एक तरह से गवाह बनाकर ही कोई भी ईवीएम खोला जाता है। और ईवीएम जब काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद 5 वीवीपैट को रैंडमली उसे भी टेस्ट किया जाता है, उन्हें भी चेक किया जाता है, ताकि किसी को ये ना रहे कि यहाँ कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी लोगों ने ये कहा है कि हमारे जो काउंटिंग एजेंट रहेंगे वो मुस्तैद रहेंगे और मतगणना संपन्न होने के बाद तक रहेंगे, ताकि कहीं कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। आयुष। बिल्कुल राजेश, तो पूरी तरह से जिला प्रशासन तैयार है। प्रत्याशियों की हालांकि धड़कन तेज है और जाहिर सी बात है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करती है। जनता कितनी खुश है, कितनी नाराज है, खैर ये तो कल पता चल पाएगा। हम रुख करेंगे मनोज का, हमारे संवाददाता जमशेदपुर से बने हुए। जमशेदपुर का हमने चुनाव देखा और जमशेदपुर में हालांकि ऐसा होता रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होता है, इस बार भी हमने देखा। लेकिन अगर हम बात कर ले प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी को अगर हम बात कर ले एग्जिट पोल को लेकर, 2 खेमों की 2 अलग राय आ रही है। जाहिर सी बात है कि जहां जीत दिख रही होगी वो आश्वस्त होंगे कि अब एग्जिट पोल भी सामने आ गया तो हम तो जीत रहे, लेकिन दूसरी तरफ की पार्टी कह रही है कि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते। चलिए ठीक है, ये उनकी राय है, लेकिन फिलहाल तैयारियां किधर शुरू हो गई हैं, जश्न को लेकर किधर माहौल नजर आ रहा है?
देखिए, निश्चित तौर पे जश्न की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। उनके बीजेपी साक्षी स्थित कार्यालय में हमने देखा कि वहां पर जो बैलून सजाने की प्रक्रिया है वो अभी रात में ही शुरू हो गई है। साथ ही ये लोग अपनी तैयारी अपने तरफ से बैंड बाजे भी ठीक कर लिए गए, लड्डू का आदेश दे दिया गया है। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से 100% आश्वस्त है कि जीत हमारी तय है। दूसरी तरफ अगर हम सिंहभूम की बात करें, सिंहभूम में गीता कोड़ाक है और साथ साथ यहाँ के पूर्व मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो प्रत्याशी है। तो यहां भी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों ने अपनी तैयारी कर ली है। दोनों अपने अपने तरीके से मान रहे हैं कि मेरी जीत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जितना अपने आप को कॉन्फिडेंस में है, दूसरी पार्टी उतनी कॉन्फिडेंस में नहीं है। एग्जिट पोल पर भरी ही लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कर रहे हैं कि हमें एग्जिट पोल से लेना नहीं, जमीनी हकीकत क्या है वो हम जानते हैं। हम मेरे जो कार्यकर्ता, मेरे जो लोग हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, उनके प्रत्याशी के पास आया है। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है वो उनके कार्यकर्ता वहां पर कलेक्ट कर पहुंचाते हैं और उसके बाद वो चेक किया जाता है। चुनाव जैसे खत्म होगा, हालांकि खत्म हो गई है, अब कल परिणाम आएगा, उसके बाद वो लोग रिपोर्ट देखते हैं। तो अब तक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट जो है उनके कार्यकर्ता नेक टू नेक देते हैं। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आश्वस्त मान रही है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के वोट पर वो आश्वस्त मान रहे हैं कि गांव के लोग ने मुझे वोट किया है। लेकिन जो सूत्र बताता है कि बहरागोड़ा में भले ही परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन उनके खिलाफ लोग थे वहां पर, क्योंकि बहरागोड़ा के लोग काफी त्रस्त थे उनसे। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। और बीजेपी के जो प्रत्याशी है विद्युत वरण महतो, उससे पहले बहरागोड़ा से लगातार 3 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनका वो गढ़ माना जाता था और उस इलाके में वोट इनका अपना है। तो निश्चित तौर पर यही कारण है कि ये लोग जो है बीजेपी अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में है। वहीं अगर गीता कोड़ा की बात करें सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की, तो गीता कोड़ा के पति जो है मधु कोड़ा, वो राजनीति का एक वो प्यादा है कि अगर जहां पर वो अपना घुमा दे वहां पर लोग उनके पक्ष में हो जाते हैं। निर्दलीय होकर उन्होंने इस इलाके से जीत हासिल की थी, यही के सांसद बने थे। और अब तो एक बड़े बैनर राष्ट्रीय पार्टी, हालांकि इससे पहले राष्ट्रीय पार्टी के बैनर, कांग्रेस के बैनर पर वो जीती थी गीता कोड़ा, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिसका बोलबाला दिख रहा है, जिसका समर्थन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो है गीता को मधु कोड़ा को लेकर अस्वस्थ है। और यहां पर 61% जो है हो जाति का वोट है। तो हो जाति जो है वो गीता कोड़ा आती है और गीता कोड़ा का भरोसा है कि मेरे जात के लोग हमें वोट किए गए। तो ये सोचकर ये अपने आप के कॉन्फिडेंस में है। दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है वो मान रही है, क्योंकि महागठबंधन उनके साथ है, महागठबंधन के साथ जो आदिवासी वोट है वो उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं दोनों अपने आप को कॉन्फिडेंस में है, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी की है। जी बिल्कुल मनोज, तो आपने जातीय समीकरण की बात की, अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग जाति और अलग अलग जाति के अलग अलग मुद्दे। हम रुक करेंगे गिरिडीह, हमारे संवाददाता श्रीकांत बने हुए हैं। देखिए, हमारे संवाददाता मनोज ने कहा जातीय समीकरण, खास करके अगर सिंहभूम की बात करें तो वहां एक फैक्टर है और ये नकारा नहीं जा सकता श्रीकांत की झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जातीय समीकरण एक फैक्टर होता है। लेकिन गिरिडीह सीट इंटरेस्टिंग है। यहां तीनों के तीनों प्रत्याशी, अगर हम बात कर लें निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की, मथुरा महतो की जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और एनडीए से चंद्रप्रकाश चौधरी, तीनों को तीनों एक ही समाज से आते हैं। ऐसे में जश्न की तैयारी किस ओर दिख रही है? ऐसे में जो पसीना बहाया गया है उसका मेहनत का फल किसे लग रहा है कि मिल रहा है? देखिए आयुष, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बता दें कि झारखंड की जो 4 सबसे बड़ी सीटें हैं जिसपे पूरे राज्य की नजर है, वो सिंहभूम है, खूंटी है, दुमका है और गोड्डा है। और इसके अलावा अगर आप सीधे गिरिडीह पहुंचते हैं तो गिरिडीह भी एक ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला अंतिम आते आते त्रिकोणीय हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा महतो जो कि टुंडी से विधायक हैं, पूर्व में वर्तमान में जो सांसद रहे हैं, जिस पर एनडीए ने भरोसा दिखाया है। एनडीए की ओर से आजसू से प्रत्याशी बनाया गया है सीपी चौधरी को, जो कि वर्तमान में गिरिडीह से सांसद हैं। और इस बार जो तीसरा मोर्चा निकलकर सामने आया है वो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के जयराम महतो हैं, जो लगातार पारसनाथ व आसपास के इलाके को अपना क्षेत्र बताते रहे हैं।
जयराम महतो के आने से निश्चित तौर से जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चला है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि तीनों प्रत्याशी जो है एक ही जाति से हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। तीनों प्रत्याशी कुर्मी जाति से आते हैं। चाहे आप सीपी चौधरी की बात कर लें, चाहे आप जयराम महतो की बात कर लें या मथुरा महतो की बात कर लें। इससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो जो कुर्मी वोटर है वो निर्णायक भूमिका में रहते थे, लेकिन इस बार सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कुर्मी वोट बट गए हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कल जब परिणाम आएंगे कि इस बार का कुर्मी समाज किसे अपना नेता मान रहा है। क्या वो नौजवान पे भरोसा कर रहा है, या वो एनडीए के साथ है, या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। किसके लिए अलार्मिंग टाइम है ये? कुर्मी वोट बैंक पर किसने सेंधमारी की है, किसने कुर्मी वोट बैंक का किला बचाया है, ये कल साफ हो जाएगा। और कल कुर्मी नेताओं के दावों में कितनी सच्चाई है ये भी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन इस बार जो ओबीसी वोटर हैं जी, जो अगड़ी जाति के वोटर हैं, वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे। बिल्कुल। जो आदिवासी समाज के वोटर हैं वो लगातार ट्रेंड है, जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो तो निश्चित तौर से जो ट्रेंड के तहत ही वोट करेंगे। लेकिन इस बार ओबीसी और अगड़ी जाति के वोटर जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं कि वो किस ओर जाते हैं। और उससे भी निर्णायक भूमिका हो गई है जयराम महतो की कि आखिर जयराम ने किसके वोट बैंक में सेंधमारी की है। क्या जयराम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान पहुंचाया है, इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा है, या जयराम सीधे एनडीए अलायंस पर चोट कर रहे हैं और आजसू के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये भी एक फैसला है कि क्या जयराम को वोट प्रतिशत कितने मिल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि जयराम को 1 लाख वोट आएंगे, जयराम को 1.5 लाख वोट आएंगे, जयराम को 50,000 वोट आएंगे। लेकिन कल ये तय हो जाएगा कि जयराम को गिरिडीह लोकसभा की जनता कितना प्यार कर रही है, या फिर उन्हें नकार रही है, या फिर नए नेताओं की ओर जो युवा है वो बढ़ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को उठाना पड़ेगा। आप ये मान के बिल्कुल श्रीकांत, तो वोटिंग परसेंटेज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। कल जब 4 जून को मंगलवार को मतगणना होगी, किसका मंगल हुआ ये तो खैर पता चलेगा ही। लेकिन गिरिडीह जैसे सीटों पर जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में कितना रहा है, ये आने वाले चुनाव के लिए, झारखंड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण बन। 11 स्पेशल में हम चर्चा कर रहे हैं 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर। कल का दिन यानी मंगलवार का दिन किसके लिए मंगल साबित होगा ये तो खैर पता कल चल पाएगा। लेकिन अभी प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रत्याशियों की धड़कन तेज है। और इस दौरान, इस लोकसभा चुनाव के दौरान किधर पलड़ा भारी रहा, किसने कितना पसीना बहाया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा है, किन किन मुद्दों पर जोर दिया, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश बने हुए हैं। हम राजेश का रुख करेंगे। राजेश, आज चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया, वजह थी कि इंडी गठबंधन ने एक मांग पत्र सौंपा था। इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके कुछ मांगे रखी थी, जिसे लेकर आज चुनाव आयोग यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की और अपनी बातें भी कही हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो तो पहले से होती आई थी, लेकिन इतनी बौखलाहट, इस पर जवाब देना पड़ गया चुनाव आयोग को। राजेश, देखिए, जब सवाल उठते हैं तो किसी भी एजेंसी को, चूंकि चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव करा रहा है, तो कहीं कोई किसी को अगर कोई शंका है या किसी ने कोई मांग रखी है तो ये दायित्व बनता है कि उसका निवारण करे। और आप देखे होंगे कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया। और यहाँ तक कि कुछ चीज़ें जो थी, कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ आशंकाएं जो इंडी अलायंस के लोगों ने जताई थी, उनका भी समाधान करने का प्रयास किया गया। देखिए, ये राजनीति में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि अब अगर किसी के मनोनुकूल रिजल्ट नहीं होता है तो फिर सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जाता है। आप ईवीएम भी उसके कहीं न कहीं शक के दायरे में आ जाती है। तो ये जानबूझकर कहीं न कहीं एक बहाना ढूंढने का प्रयास होता है जो भी लोग हारते हैं। तो चुनाव आयोग ने
इन तमाम चीज़ों का समाधान किया और कहा कि किस प्रकार से काउंटिंग की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। और यह भी कहा गया है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले होगी, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो ये परंपरा पिछले बार से भी थे और जो विधानसभा के चुनाव भी इस बार हुए हैं साथ साथ लोकसभा के, वहाँ पर कल 2 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी काउंटिंग हो गई है, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, और यहाँ पर 62 करोड़ से अधिक मतदाताओं, संभवतः 62 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो पूरी प्रक्रिया को, चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऐसे किए गए हैं कि ना के बराबर हिंसा हुई है। कुछ एक जगहों पर हल्की फुल्की मारपीट या हिंसा की सूचना हुई है। ये चुनाव आयोग की एक उपलब्धि है जिसने जिला प्रशासन के माध्यम से तमाम चीज़ों को इंश्योर कराया है। अब चुनाव आयोग, ये चुनाव का अंतिम पड़ाव है मतगणना के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, कौन जीतता है कौन हारता है, किसकी सरकार दिल्ली में बनेगी। लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आप ऐसे भी देखें कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं या अनुमान आए हैं उसके हिसाब से इंडिया अलायंस के घटक दलों को बहुमत नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, 295 प्लस आंकड़े आएंगे। उधर एनडीए आश्वस्त है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें सभी के सभी ने बताया है कि एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कुछ एजेंसियों ने तो 400 प्लस का भी आंकड़ा दे दिया है, जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि एनडीए को इस लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। तो बीजेपी के खेमे में खुशी है, संतोष है और उसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, उसका काम है चुनाव कराना, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। तो लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर गए हैं। बीजेपी का भी डेलीगेशन कल गया था और बीजेपी का डेलीगेशन राज्य में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उनसे भी मिलकर ये कहा था कि जो मतगणना होगी उसमें जो शामिल हैं बीजेपी के जो एजेंट होंगे, काउंटिंग एजेंट और जो पदाधिकारी हैं, उन सब की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी को ये आशंका है कि कोई हार से उद्वेलित होकर कहीं न कहीं कोई गलत काम हो सकता है, वहाँ पर कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। चुनाव आयोग के माध्यम से ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अब चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अब तक की व्यवस्था बहुत ही शालीन रही है, अच्छी रही है और फुल प्रूफ रही है। तो मतगणना की भी व्यवस्था अच्छी होगी। बिल्कुल राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक की तत्परता यह साफ जाहिर कर रही है कि जिला प्रशासन हो, चुनाव आयोग हो, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अब तक शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ संपन्न हुआ, एक आखिरी दिन बचा है और इसे भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर, मतगणना पूरी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है, सुरक्षा बल तैनात है। हम रुक करेंगे अपने संवाददाता मनोज का, जो जमशेदपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। जमशेदपुर में तो फिलहाल जो क्या हुआ हम उस पर चर्चा कर चुके हैं मनोज, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन रहा, जहां एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडी गठबंधन की ओर से हुई उसमें गौर करने वाली बात थी। शायद ये एग्जिट पोल की बौखलाहट हो सकती है कि इंडी गठबंधन के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन पावर कट नहीं होना चाहिए। यह गौर करने वाली बात है मनोज। देखिए, निश्चित तौर पे ये अब तो जब जैसे ही एग्जिट पोल आया उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए, इंडिया गठबंधन को ये लग रहा था कि इस बार हम पूर्ण बहुमत में आएंगे और एग्जिट पोल भी मेरे पक्ष में होगा। हालांकि जो वोट लोगों ने किया है, जनता ने जो अपना मत दिया है, उसके अनुसार एग्जिट पोल थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल एकदम गलत होगा। एग्जिट पोल में कह सकते हैं 10-20 का आंकड़ा दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि एकदम 100
का आंकड़ा पलट दे। हालांकि वो तो कल जब परिणाम आएगा वो पता चलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार जो है वो हम सभी एकजुट होकर पूरे भारत में हम लड़ाई लड़ रहे थे एक आदमी के खिलाफ, और वो था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन यानी तमाम राजनीतिक पार्टियां लगी हुई थी। तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं जब सब एक जगह अगर मुट्ठी बांधेंगे, 5 लोग एक होंगे तो निश्चित तौर पे ताकत हो जाएगी। तो ये ताकत का इनका गुरूर था कि इस ताकत से कहीं ना कहीं हम यहां पर सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन वो तो जब कल परिणाम आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आया है उससे लेकर कहीं ना कहीं इनको असंतोष जाहिर की। हमने कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के, वो राजेश, उनका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये जो एग्जिट पोल वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए करते हैं या वो सट्टा बाजार को खुश करने के लिए करते हैं। तो वो अब सवाल ये उठता है कि यही अगर एग्जिट पोल अगर उनके पक्ष में होता तो वे सवाल वो नहीं उठाते। हो सकता है कि ये सवाल बीजेपी वाले उठाता। ये तो राजनीतिक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना वो तो चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी अगर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जब आरोप लगेंगे तो आरोप का जवाब देना होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोषी पाए जाएंगे। और इसी का यही कारण है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पे इनको बता दिया कि आखिर इसकी कैरेक्टरिया क्या है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और किस व्यवस्थाएं के तहत जो है वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जो हाय तौबा मचा है, तो अब सवाल उठता है कि सोशल मीडिया का हाय तौबा वोट कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं। अब सोशल मीडिया पर जो लोगों की भीड़ दिख रही थी, क्या वो वोट में आ सकता है कि नहीं, यानी व्यू जो है वो आपका वोटर बन सकता है कि नहीं। ये तमाम बातें हैं और हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टी को जो है सोशल मीडिया का व्यू देखकर उनको लगता होगा कि लोग तो मेरे देखिए मनोज, अब कितने भी हाय तौबा मचाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता ने अपना आदेश ईवीएम में कैद कर दिया। 7 चरणों में मतदान हुए। बहुत मौका मिला तमाम राजनीतिक दलों को कि जनता के बीच जाएं, अपने मुद्दे बताएं। चलिए, जो होना था वो हो चुका है। अब जनता का आदेश सामने आना है, जनता का आशीर्वाद किसे मिला है ये सामने आना। अब चाहे कोई कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सिर्फ फर्क पड़ेगा तो ईवीएम के अंदर क्या है। जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा इससे फर्क पड़ेगा। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक कल होने वाले मतगणना को लेकर, माफ कीजिएगा, मतगणना को लेकर तमाम अपडेट्स पहुंचा रहा है। कहां कितनी व्यवस्था की गई है और कहां सुरक्षा के कितने इंतजाम है, किधर किस खेमे में भूचाल मचा हुआ है, किस खेमे में खुशी नजर आ रही है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।